ये असंभव है, अहम ने कहा। इसमें खतरा है, अनुभव ने कहा। ये बेतुकी बात है, तार्किकता ने कहा। कोशिश करके देख लो, दिल ने कहा। और कभी-कभी बस दिल की इसी एक आवाज पर इतिहास बन जाता है। बिल्कुल, एक ऐसी कोशिश जो देखते ही देखते एक ऐसे आंदोलन में बदल गई जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज हम सोनू सूद और मीना के अय्यर की किताब मैं मसीहा नहीं के पन्ने पलट रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब पूरा देश, पूरी दुनिया रुक गई थी, तब एक इंसान के अंदर ऐसा क्या चल रहा था कि वो रुक नहीं पाया। उस बेचैनी की जड़ क्या थी, जमीन पर असल में क्या मुश्किलें थीं, और वो कौन सी छोटी छोटी मानवीय कहानियां थीं जिन्होंने घर भेजो जैसे एक बहुत बड़े आंदोलन को जन्म दिया। तो चलिए फिर उसी दौर में वापस चलते हैं। मार्च अप्रैल 2020, पूरा देश बंद है, सड़कें खाली हैं। और ज्यादातर सेलिब्रिटीज, जैसा कि होता है, सोशल मीडिया पर स्टे होम स्टे सेफ के मैसेज डाल रहे थे। लेकिन किताब बताती है कि सोनू सूद के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, और ये सिर्फ घर में बोर होने वाली बेचैनी नहीं थी, ये कुछ और था। ये एक गहरी नैतिक कश्मकश थी। किताब में वो लिखते हैं कि उन्हें लग रहा था कि इतिहास के इस मोड़ पर सिर्फ घर पर बैठना एक तरह की नाइंसाफी है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी ताकत और कमजोरियों का आकलन किया। वो जानते थे कि वो कोई डॉक्टर नहीं है या कोई पॉलिसी मेकर नहीं है, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो उस वक्त बहुत शक्तिशाली साबित हो सकती थी। उनका नाम, उनका चेहरा। एक जाना पहचाना चेहरा और एक नाम जिसे वो एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। और इसी कश्मकश ने उन्हें 15 अप्रैल 2020 को ठाणे के कालवा जंक्शन पहुंचा दिया। किताब में इस दिन को उनके लिए एक बोधि वृक्ष मोमेंट जैसा बताया गया है। हाँ, ये वो मोड़ था जहां सब कुछ बदल गया। अब सोचिए, हजारों लोग थके हुए, भूखे प्यासे पैदल चले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी औरतें, नौजवान जिनके चेहरे पर नौउमीदी है। और सोनू सूद वहां खाना बांट रहे थे। हाँ, अपनी टीम के साथ। लेकिन उन्हें बहुत जल्दी ये एहसास हो गया कि ये काफी नहीं है। खाना देना तो एक तात्कालिक मदद थी, पर समस्या तो कहीं ज्यादा गहरी थी। एग्जैक्टली। वो एक बहुत मार्मिक बात लिखते हैं। उन्हें लगा जैसे उन हजारों लोगों की आंखें उनसे एक सवाल पूछ रही थी, बस इतना खाना देकर क्या आपकी अंतरात्मा को शांति मिल गई? हम यहाँ खाना खाने नहीं, घर जाने के लिए निकले हैं। वो लिखते हैं कि ये सवाल उन्हें किसी चाटे की तरह लगा। उन्हें महसूस हुआ कि इन लोगों को खाने के पैकेट से ज्यादा अपनी इज्जत और अपने घर की जरूरत है। और शायद यही वो पल था जिसने घर भेजो मिशन को जन्म दिया। उसी भीड़ में उन्हें कर्नाटक जा रहा 350 लोगों का एक समूह मिला। उन्होंने उन सबको रोका और एक ऐसा वादा कर दिया जिसका उस वक्त उनके पास कोई प्लान नहीं था। उन्होंने बस कह दिया, मुझे 2 दिन का समय दो, मैं तुम्हें घर पहुंचाने का इंतजाम करूंगा। ये तो बहुत बड़ा जुआ था। उनके पास कोई परमिशन नहीं थी, कोई बस नहीं थी। बहुत बड़ा। और यहीं से जमीनी चुनौतियों का वो सिलसिला शुरू होता है जो किसी ब्यूरोक्रेटिक नाइटमेयर से कम नहीं था। जैसे कि पहली बात, महाराष्ट्र उस वक्त एक हॉटस्पॉट था, रेड जोन। वहां से किसी को बाहर ले जाने की इजाजत लेना ही लगभग नामुमकिन था। और दूसरी तरफ कर्नाटक जैसे राज्य किसी को अंदर आने नहीं दे रहे होंगे। सही बात है, बॉर्डर सील थे। ये कैच 22 सिचुएशन थी। सुनने में ही ये एक लंबी लिस्ट लगती है, मतलब हर कदम पर एक दीवार होगी। बिल्कुल। किताब में इस पूरी कागजी जद्दोजहद का जिक्र है। हर एक मजदूर का मेडिकल टेस्ट करवाओ, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट लो, फिर बसें ढूंढो जब सारा ट्रांसपोर्ट बंद पड़ा हो। हाँ, और फिर हर जिले के डीसीपी, डीएम, नोडल ऑफिसर सबसे कोऑर्डिनेट करो। ये अपने आप में एक फुल टाइम जॉब था जिसके लिए कोई मैनुअल नहीं था। तो फिर ये सब हुआ कैसे? जो वन मैन आर्मी वाली छवि मीडिया में बनी, क्या वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है? वो सिर्फ एक हिस्सा है। किताब इस बात को साफ करती है कि ये एक टीम एफर्ट था। यहीं पर टीम घर भेजो का जन्म हुआ। अच्छा। हाँ, उनकी दोस्त नीति गोयल, जो खुद भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज जलस्तगी जैसे लोग इस मिशन की रीढ़ बने। तो कोई कागजात संभाल रहा था, कोई बसों का इंतजाम कर रहा था, कोई हेल्पलाइन चला रहा था। सोनू सूद चेहरा थे, लेकिन पीछे एक पूरी मशीनरी काम कर रही थी। और मैंने सुना है कि इसमें किस्मत का भी एक दिलचस्प एंगल था। किताब बताती है कि जब कर्नाटक से परमिशन नहीं मिल रही थी तो उन्हें याद आया कि उन्होंने दक्षिण भारत की कई फिल्मों में काम किया है। तो उनके वहां संपर्क थे। उन्होंने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और आखिरकार कर्नाटक सरकार से इजाजत मिल गई। वो लिखते हैं कि ये शायद कर्म का फल था। सालों पहले की गई मेहनत एक बिल्कुल अलग रूप में काम आ रही थी। तो पहली बस चली और वो 350 लोग घर पहुंचे। इसके बाद तो जैसे एक सैलाब आ गया होगा। सैलाब से भी ज्यादा, ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। फोन बजना बंद नहीं होता था। किताब में जिक्र है कि एक वक्त में उनके ईमेल इनबॉक्स में 3,500 से ज्यादा अनुरोध थे। व्हाट्सएप क्रैश हो रहा था।
यहीं से ये एक अभियान से एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया। जब कोई अभियान इतना बड़ा हो जाता है तो अक्सर वो आंकड़ों का खेल बन जाता है। क्या किताब उन व्यक्तिगत कहानियों पर भी ध्यान देती है जो इस आंदोलन की असली आत्मा थी? बिल्कुल, और यही इस किताब का सबसे मजबूत हिस्सा है। ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानियत की कहानी है, जैसे आंध्र प्रदेश के उस किसान की कहानी। हाँ, मुझे याद है वो वीडियो जिसमें उसकी 2 बेटियां बैल की जगह खेत जोत रही थीं। बहुत दर्दनाक था। सोनू सूद ने उस परिवार से संपर्क किया और कहा कि वो उन्हें बैल भेजेंगे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा क्या? कि बैल तो एक अस्थायी मदद होगी, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। और उन्होंने उस किसान को एक ट्रैक्टर भेज दिया। ये सिर्फ मदद नहीं, ये एम्पावरमेंट है। एग्जैक्टली। ये उस समस्या की जड़ पर चोट करने की कोशिश थी। और इसका असर देखिए, जब ये खबर फैली तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आगे आकर उन दोनों लड़कियों की पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठा लिया। मतलब एक अच्छा काम दूसरे अच्छे काम को प्रेरित करता है। हमेशा। बसें और ट्रैक्टर तो ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि ये मिशन हवाई जहाज तक भी पहुंच गया था। हाँ, वो भी एक अविश्वसनीय कहानी है। केरल की एक फैक्ट्री में 177 लड़कियां फंसी हुई थीं जो ओडिशा की रहने वाली थीं। तो उन्हें बस से लाना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। नामुमकिन था, क्योंकि कई राज्यों से गुजरना पड़ता। तब टीम ने एक हवाई जहाज चार्टर करने का फैसला किया। कोच्चि और भुवनेश्वर एयरपोर्ट से विशेष इजाजत ली गई और उन सभी लड़कियों को एयरलिफ्ट करके उनके घर पहुंचाया गया। ये दिखाता है कि कैसे हर चुनौती के साथ मदद का पैमाना और तरीका दोनों बदल रहे थे। और ये मदद सिर्फ प्रवासियों तक सीमित नहीं। इसका दायरा बहुत बड़ा हो गया था। जूडो कराटे चैंपियन अमृतपाल कौर को घुटने की सर्जरी की जरूरत थी, वो पूरी करवाई। और विदेशों में फंसे छात्रों की भी मदद की थी। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान जैसे देशों में फंसे हजारों भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए चार्टर फ्लाइट्स का एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। ये हर उस भारतीय के लिए था जो कहीं भी फंसा हुआ था। तो ये साफ है कि जो चीज एक तात्कालिक मदद के तौर पर शुरू हुई थी, हाँ। वो धीरे धीरे एक स्थायी समाधान खोजने की तरफ बढ़ रही थी। और ये इस किताब का सबसे जरूरी इंसाइट है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। सोनू सूद ने महसूस किया कि घर पहुंचाना तो सिर्फ पहला कदम है, असली चुनौती तो घर चलाने की है। क्योंकि लॉकडाउन ने करोड़ों लोगों का रोजगार छीन लिया था। इसी सोच से प्रवासी रोजगार पोर्टल का जन्म हुआ। इसका मकसद था उन स्किल्ड और अनस्किल्ड मजदूरों को बड़ी कंपनियों से जोड़ना जिन्हें कामगारों की जरूरत थी। ये सिर्फ घर वापसी नहीं, बल्कि रोजी रोटी की वापसी की गारंटी देने की कोशिश थी। तो ये रिएक्टिव मदद से प्रोएक्टिव समाधान की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। ये सिस्टम की खाली जगह को भरने की एक कोशिश थी। इतने बड़े पैमाने पर काम करने के लिए सिर्फ टीम और लॉजिस्टिक्स ही काफी नहीं होते, एक अंदरूनी आग चाहिए होती है। और किताब हमें इसके लिए पंजाब के मोगा शहर में उनके बचपन में ले जाती है। वो एक ऐसे घर में पले बड़े जहां के दरवाजे हमेशा जरूरतमंदों के लिए खुले रहते थे। उनकी माँ प्रोफेसर सरोज सूद और पिता शक्ति सागर सूद का उन पर गहरा असर था। उनकी माँ अक्सर एक बात कहती थी जो सोनू सूद अपनी जिंदगी का मूल मंत्र मानते हैं। तुम तब तक किसी लायक नहीं हो जब तक तुम किसी कमजोर की मदद न कर दो। एक और बात जो वो कहती थी, अगर तुम किसी की मदद कर रहे हो तो तुम सफल हो। सफलता की ये परिभाषा उनके अंदर बचपन से ही बैठ गई थी। और शायद इसीलिए वो आज भी अपनी इस विरासत को इतना सम्मान देते हैं। उन्होंने अपने पिता के नाम पर होटल का नाम शक्ति सागर रखा और अपनी मां के नाम पर प्रोफेसर सरोज सूद स्कॉलरशिप शुरू की। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उन मूल्यों को जिंदा रखने का एक तरीका है। किताब में उनके मुंबई के शुरुआती संघर्ष के दिनों का भी जिक्र है। वो लिखते हैं कि जब वो मुंबई आए थे तो वो भी एक लोकल ट्रेन के पास पर सफर करते थे। एक छोटे से कमरे में कई लोगों के साथ रहते थे। तो उन्होंने वो जिंदगी जी है। इसलिए जब उन्होंने हजारों लोगों को सड़कों पर पैदल चलते देखा तो वो उन्हें सिर्फ एक भीड़ की तरह नहीं देख पाए, वो उनमें अपना अतीत देख सकते थे। जब आप खुद उन रास्तों से गुजरे हों तो आप दूसरों की मुश्किलों को सिर्फ समझते नहीं, महसूस करते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसकी अंतरात्मा की आवाज ने एक जन आंदोलन को जन्म दिया। और किताब का शीर्षक मैं मसीहा नहीं, उनकी सोच को पूरी तरह से दर्शाता है। वो आज भी खुद को सिर्फ एक जरिया या माध्यम मानते हैं। और इस कहानी का एक बड़ा संदेश भी है जो शायद सोनू सूद की कहानी से भी बड़ा है। ये दिखाती है कि संकट के समय में जब सिस्टम अक्सर धीमा पड़ जाता है, तब एक अकेला इंसान भी अपनी पहचान, तकनीक और टीम का सही इस्तेमाल करके कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी की एक शक्तिशाली मिसाल है। ये किताब सिर्फ एक हीरो की कहानी नहीं है,
बल्कि इस बात का रिमाइंडर है कि हीरो बनने के लिए किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं होती। किताब का अंत भी एक बहुत शक्तिशाली विचार के साथ होता है। हाँ, अगर वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। ये हमें अपनी ताकत को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। हमारे कौशल, हमारा नेटवर्क, हमारे संसाधन, ये सब वो औजार हैं जिनसे हम भी अपने स्तर पर बदलाव ला सकते हैं, और यही विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहते हैं। किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास भी कई चुनौतियां हैं। क्या पता हमारे जीवन में भी कोई कालवा जंक्शन जैसा पल आए, और जब वो पल आएगा तो उस वक्त मदद के लिए हमारे पास कौन सा अनोखा औजार होगा? हमारा हुनर, हमारा समय, या सिर्फ हमारी आवाज?